आदरणीय प्राचार्य जी डॉक्टर सुरेश जैन सर, कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में हम लोगों के बीच उपस्थित डॉक्टर नीति सिंह जी, डॉक्टर संजय सर, राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अभिलाष जी, प्रमिला मैडम, कार्यक्रम संचालक डॉक्टर संतोष जी, अन्य सभी प्राध्यापक साथीगण और प्रतिभागीगण, आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आप सबको विदित है कि यह कार्यक्रम महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं सम्मान के लिए संपूर्ण प्रदेश में मिशन शक्ति के नाम से संचालित हो रहा है। नवरात्र के पवित्र दिनों में 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत हो रहा है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं के स्वास्थ्य को लेके, उनकी सुरक्षा के संबंध में पोक्सो एक्ट और महिला अपराध से संबंधित कानूनों के बृहद प्रचार के संदर्भ में या उनका बृहद प्रचार करने के लिए कि महिलाओं से अगर अपराध हो रहा है तो उससे बचाव के लिए कौन से कार्यक्रम बनाए गए हैं, कौन से कानून बनाए गए हैं, इन सब के प्रचार प्रसार के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। विशेष रूप से राष्ट्रीय सेवा योजना, रोवर्स रेंजर, एनसीसी और के द्वारा इन कार्यक्रमों को आयोजित किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज ये आखिरी दिन है इस कार्यक्रम का और हम लोग इस कार्यक्रम को करने के लिए एकत्र हैं। आज हम लोगों के बीच डॉक्टर नीति सिंह जी उपस्थित हैं। आप HNB पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज नैनी प्रयागराज में गृह विज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। मैम इसके पहले भी एक दो बार हम लोगों से मुखातिब हो चुकी हैं अपने लेक्चर के। मैं मुख्य वक्ता डॉक्टर नीति मैडम का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आपके वक्तव्य से हम सबको स्वास्थ्य और पोषण के संदर्भ में एक अच्छी जानकारी मिलेगी। बहुत महत्वपूर्ण विषय है महिला स्वास्थ्य और पोषण जो है, क्योंकि महिलाएं सबका ख्याल तो रखती हैं, वे खुद का ख्याल नहीं रख पाती। सवेरे सारा काम धाम करके जब 12-1 बजे उन्हें फुर्सत मिलती है तो कुछ खाती पीती हैं। धीरे धीरे ये उनके स्वास्थ्य पे बहुत प्रतिकूल असर डालता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पे हम सबको जानकारी रखनी चाहिए। साथ ही हमारी छात्राएं, उनसे मैंने विशेष गुजारिश की थी कि अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें। तो छात्राओं के हिसाब से भी एक बहुत बेहतर कार्यक्रम है। मैं फिर से आप सब हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुख्य वक्ता डॉक्टर नीति मैडम को आमंत्रित करता हूँ अपने संवाद के लिए। डॉक्टर नीति मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो आज महामाया गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज धनपुर हड़िया के सभी जो सम्मानित सदस्य हमारे साथ जुड़े हैं और सर्वप्रथम छात्र छात्राएं, उन सभी का मैं स्वागत और अभिनंदन भी करती हूँ अपनी तरफ से भी, क्योंकि मैं इस कॉलेज को अपना सहभागी ही मानती हूँ। क्योंकि जैसे भी हमारे यहाँ भी मिशन शक्ति का जब प्रारंभ हो रहा था कार्यक्रम का, तो उसमें आपके कॉलेज से NSS इकाई के समन्वयक डॉक्टर अभिलाष सिंह यादव सर का बहुत सहयोग रहा। उन्होंने भी हमारे कार्यक्रमों में लगातार योगदान दिया। तो इसके लिए भी मैं इस कॉलेज को अपना ही कॉलेज मानती हूँ। तो इसलिए मैं खुद भी आपको धन्यवाद देती हूँ। और सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत से पहले ही मैं डॉक्टर सुरेश जैन सर, महाविद्यालय के प्राचार्य, पेट्रन कार्यक्रम के, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया है कि हम सब आज संयुक्त रूप से बैठ करके पोषण और महिलाओं के बारे में चर्चा कर सकें। ऑर्गेनाइजिंग मेंबर्स डॉक्टर संतोष कुमार सिंह सर, डॉक्टर जयदेव सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी सारे जितने भी हमारे साथ वरिष्ठ प्राध्यापक, हमारे प्राध्यापक साथी जो इस कार्यक्रम में साथ जुड़े हैं, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जितने भी छात्र और छात्राएं इस विजयादशमी के पर्व पर समय निकालकर इस अवसर पर हमारे साथ हैं, मेरी प्रयास ये रहेगा कि महिला स्वास्थ्य से संबंधित कुछ जरूरी जानकारियों के साथ ही मैं आपको एक साधारण भोजन को कैसे संतुलित किया जाता है, किस प्रकार से हम दैनिक जीवन में एक साधारण संतुलित भोजन ले सकते हैं और जो हमारे स्वास्थ्य को आगे बनाए रखने में भी सहायक है, उसके बारे में कुछ जागरूकता, कुछ जानकारी दे पाऊँ। तो इसके लिए सर मैं रिक्वेस्ट करूंगी स्लाइड शेयर का एक ऑप्शन यदि मेरे पास हो तो मैं स्लाइड शेयर प्रारंभ करूं। जी मैम, आप करें, आप ओपन है। जी
सर इसमें लिख रहा ओनली द होस्ट कैन शेयर इन दिस ओके मीटिंग। ओके, मैं देखता हूँ। हाँ आ गया सर, आ ओके गया सर। स्क्रीन शेयर से कर रही हूँ। जी जी, कोई बात नहीं। ओके। तो क्या स्लाइड्स विजिबल हो पा रहे हैं? जी जी, एकदम क्लियर है। ओके ठीक है। जी। तो वुमेन हेल्थ इन इंडिया वे टॉकिंग अबाउट, जैसे कि मिशन शक्ति है, केंद्रित है महिलाओं के बारे में, उनके स्वास्थ्य, उनके अधिकारों के बारे में। तो अगर हम स्वास्थ्य की चर्चा भारत में करें तो बहुत इम्पोर्टेंट है कुछ संदर्भों में हमारी जो नीतिगत भारतीय महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए जो नीतिगत निर्णय लिए गए हैं उनको जानने की, हम किस दिशा में कार्य करते आ रहे हैं और किस दिशा में कार्य करने की ज़रूरत है उसके बारे में थोड़ा सचेत होने की। तो अगर हम वुमेन हेल्थ इंडिया के कुछ डेटा और कुछ आंकड़े एकत्र करें, हम उनको एनालाइज करें, तो कुछ चीज़ें बहुत स्पष्ट रूप से सामने आती हैं। अब जैसे कि इस स्लाइड में मैं दिखाना चाह रही हूँ, राइट टू हेल्थ बेसिक ह्यूमन राइट है। हम जब भी स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य एक फंडामेंटल राइट है किसी भी मनुष्य का, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। स्वस्थ रहने के लिए उसे जितने भी आवश्यकताएं हैं, जितने भी साधनों की आवश्यकता है, वो एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसे उपलब्ध कराए। और एक परिवार के रूप में भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसी भी अपने जो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं उनको स्वस्थ बनाए रखने के लिए हम जितने भी साधन उपलब्ध हैं उनका उपयोग करें, ना कि किसी को कम और किसी को ज्यादा साधनों की उपलब्धता दी जाए, क्योंकि राइट टू हेल्थ इज अ बेसिक ह्यूमन राइट। अब जैसे कि मैं पहले कुछ नीतिगत व्यवहारात्मक तत्व की बात कर रही थी, जहाँ पे कुछ नीतिगत निर्णय थे जो लिए गए, वो किन्हीं इंटरनेशनल बॉडीज और इंटरनेशनल फोरम्स के द्वारा लिए गए और उनका प्रभाव भारत की नीतियों पर भी पड़ा। बीजिंग डिक्लेरेशन की बात करते हैं, 1995 में एक 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई, वर्ल्ड वुमेन कॉन्फ्रेंस के नाम से, बीजिंग चाइना में हुई। और इसमें महिलाओं का स्वास्थ्य एक केंद्रीय मुद्दे के रूप में उभरा। ये पाया गया कि इनके आर्थिक और व्यवहारिक पक्ष परोक्ष रूप से किसी भी राष्ट्र की जीडीपी पे अपना प्रत्यक्ष योगदान डालते हैं। अगर किसी राष्ट्र में महिलाओं के स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तो उसका जीडीपी गिरेगा। ये इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में देखा मुद्दे के रूप में उठाया गया और फिर इसी के फलस्वरूप आगे बीजिंग डिक्लेरेशन आता है 1995 में। और भारत में हम देखते हैं कि उस समय जो आंकड़े एकत्र थे महिला स्वास्थ्य से संबंधित, तो उसमें ये था कि सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ महिलाओं का वो उनकी मृत्यु का मुख्य कारक बनता था। इस कारण उस क्षेत्र से संबंधित कई सारी योजनाएं भारत में भी लागू की गई। हम देखते हैं महिला स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी योजनाएं आज भी क्रियान्वित हैं। आप टीवी रेडियो के माध्यम से जो भी जानकारी करते हैं महिला स्वास्थ्य के बारे में, वो सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से ही संबंधित होती है। तो ये आया मुद्दा बीजिंग डिक्लेरेशन के बाद, लेकिन उसके बाद चीज़ें बदली काफ़ी तीव्र गति से। हमारे रहन सहन के बदलाव आया, हमारे पढ़ाई में चेंजेस आए, वुमेन का एजुकेशनल स्टेटस चेंज हुआ और विगत 20-25 वर्षों में जो मुख्य समस्या थी वो बहुत तेजी से चेंज आया है उसमें। और ये हमें मिलता है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज नामक रिपोर्ट से, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट आई। उसने स्पेसिफिकली इंडिया के प्रति उन्होंने कुछ ये तथ्य कहे। 2013 में रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा देयर इज एन ओवरऑल लैक ऑफ डेटा कंसर्निंग जेंडर स्पेसिफिक बर्डन ऑफ डिजीज। आप यदि इस रिपोर्ट को उठा के पढ़ें तो उसमें आपको स्पेसिफिकली वुमेन से रिलेटेड, वुमेन हेल्थ से रिलेटेड कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं उसका लैक दिखेगा। ये डेटा इस तरह से एकत्र किए ही नहीं गए कि महिला से संबंधित समसामयिक आंकड़े आपको दर्शा पाए कि किस प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं इस समय तत्काल के समय में महिलाओं को हो रही है। ये 2013 की बात थी। उसके बाद कई आंकड़े आए, एनएफएचएस का सर्वे आता है और 2015 में आता है। उसके बाद भी कई सारे आंकड़े जो आ रहे हैं, आंकड़े अब एकत्र करने शुरू हुए हैं, लेकिन अब भी नीति निर्माण के क्षेत्र में या पॉलिसी मेकिंग के क्षेत्र में ये आंकड़े क्रियान्वित नहीं हो रहे हैं।
आज भी हम जो भी प्रोग्राम चला रहे हैं ICDS के द्वारा, जो भी सप्लाई हम हेल्प दे रहे हैं विमेन को, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के क्षेत्र में ही दे रहे हैं, और ICDS, SMP, मिड डे मील्स में बच्चों को वो हम इंक्लूड करते हैं। लेकिन हम जो करंट स्टेटस की समस्याएं हैं उनको नहीं डिटेक्ट कर रहे हैं, उनको नहीं एड्रेस कर रहे हैं। कौन सी ये समस्याएं हैं? जैसे कि मैंने पहले भी कहा, एक वैश्विक स्तर पे यदि आंकड़े हम देखें तो जो महिला संबंधी स्वास्थ्य में बदलाव आए हैं वो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के, जो जैसे हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इन सब में बढ़ोतरी, एंड दिस इज द प्राइम कॉज ऑफ डेथ। ये ऐसे आंकड़े जो दर्शाते हैं कि इस समय मुख्य मृत्यु का कारक जो महिलाओं का है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं नंबर 1 पे, और तीसरे और चौथे पे सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ आता है। लेकिन हमारी जो पॉलिसीज हैं वो ज़्यादातर SRH पे ही लिमिटेड हैं, और उनसे संबंधित नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से संबंधित सेवाएं बहुत सीमित हैं। एक समस्या तो ये जो परिवर्तन आए। दूसरी कई समस्याएं जो अभी इस सिनेरियो को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना देती हैं वो है सोशलाइजेशन ऑफ वुमेन। जो हम पारंपरिक रूप से जो एक बात करें महिला के रोल की, तो वो बहुत लिमिटेड और सीमित देखा जाता है। पारंपरिक रूप से भारत में हम देखते हैं कि महिलाओं को गृह कार्य के लिए या फिर बात करें कि मुख्य निर्णयकर्ता के रूप में उसे हम नहीं देखते, तो उसके स्वयं के स्वास्थ्य से संबंधित निर्णय भी महिला स्वयं नहीं लेती, उसके घर के पुरुष लेते हैं उसके स्वास्थ्य से संबंधित निर्णय भी। यदि वो बीमार है, उसको कहाँ दिखाना है, किस समय दिखाना है, ये सारे निर्णय भी घर के पुरुषों द्वारा ही लिए जाते हैं। तो एक बहुत लैक है अप्रोच का, जो सेवाएं दी जा रही हैं उन तक पहुंचने में देरी हो जाती है। कई बार ये देखने को मिलता है, जो सर्वेस दिखा रहे हैं वो ये दिखाते हैं कि महिलाएं जब आती हैं अपने हेल्थ केयर यूनिट्स में या हॉस्पिटल्स में जब आती हैं तो उनको लाने में बहुत देरी कर दी जाती है, बीमारी आगे बढ़ चुकी होती है, कहीं हद तक टाला जाता है कि जो बीमारी है उसे देर से दिखाया जाता है और चीज़ें कॉम्प्लिकेट होनी शुरू हो जाती हैं। और दूसरी चीज जो हम देख रहे हैं वो एक डबल बर्डन ऑफ डिजीज जो होता है। डबल बर्डन ऑफ डिजीज का मतलब है कि 2 तरह की बीमारियां एक ही परिवार के अंदर। अब जैसे मैं आगे स्लाइड्स में भी डिस्कस करूंगी, हम अभी जब न्यूट्रिशन सर्वे करते हैं तो हम परिवार को इकाई के रूप में देखते हैं और परिवार की इकाई से ही हम आंकड़े एकत्र करते हैं। और इसमें समस्या ये आ रही है कि एक परिवार के अंदर ही 2 तरह की बीमारियां उत्पन्न हो गई हैं। कुपोषण के दोनों आयाम, कम पोषण और अधिक पोषण, ये दोनों आपको एक परिवार के अंदर ही मिल जाएंगे। एक बच्चा मिलेगा 5 वर्ष से कम जो कुपोषित है, जिसकी लंबाई और जो उसका वजन है वो उसकी लंबाई के अनुरूप नहीं है, उसके आयु के अनुरूप नहीं है। और वही कुछ वयस्क मिलेंगे, चाहे स्त्री या पुरुष, आपको ऐसे मिलेंगे जिनका वजन उनकी लंबाई से ज्यादा है या उनकी आयु के अनुरूप से ज्यादा है। तो ये ड्यूअल बर्डन ऑफ डिजीज एक परिवार के अंदर है, इसलिए भी इसको एड्रेस करना और मुश्किल हो चुका है। और महिलाओं के संदर्भ में और भी कठिन है क्योंकि उन्हें दे आर एट द लास्ट एंड ऑफ द टेकिंग स्पेक्ट्रम। वो उनको सेवाएं वैसे भी लास्ट में एक्सेस दी जाती हैं। तो अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यदि हम राष्ट्र के स्तर पे देखें तो कई बार ये कहा जाता है कि ह्यूमन हेल्थ इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ऑल द ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल। और हम पहले भी कह चुके हैं हेल्थ इज अ बेसिक फंडामेंटल राइट, तो इसको प्रोटेक्ट करने का कार्य स्टेट का है। लेकिन ये यहीं आके खत्म नहीं होता, इसमें जरूरी है कि कुछ सामाजिक बदलाव आए, कुछ सोच के प्रति लड़कियों में भी जागरूकता है, वो भी समझें कि दे डोंट हैव टू वेट टिल एवरीबॉडी हैज फिनिश्ड ईटिंग। जैसे कि पारंपरिक रूप से लड़कियों में एक चीज डाल दी जाती है कि जब तक घर के सब सदस्य खा न लें आप ना खाएं, जब तक आप सबको खिला न लें उसके बाद खाएं। तो होता चांसेस ऐसे हैं कि कई बार भोजन कम पड़ जाता है, और जब भोजन की उपलब्धता भी कम होती है तब तो ये समस्या और भी बढ़ जाती है। तो इस तरह की जो साइकोलॉजिकल अप्रोच है उसको चेंज करने की आवश्यकता है। वो अवेयरनेस से ही आएगा कि ये गलत नहीं है कि यदि आपको भूख लग रही है तो आप पहले खाना खा लें, ये गलत नहीं है। और इसके लिए अवेयरनेस महिला को स्वयं लानी होगी, लड़कियों को स्वयं इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा, और ये शिक्षा के द्वारा, एक्सपोजर के द्वारा और एक्सेप्टेंस के द्वारा आएगा।
पुरुषों को जागरूक होना पड़ेगा कि कम से कम यदि महिला इस तरह के कार्य, जैसे मान लीजिए कोई घर में एजेड स्त्री है, तो हमने देखा है, जनरली देखने को मिलता है कि जब तक वो पूजा नहीं कर लेती, जब तक धर्म कार्मिक कांड नहीं कर लेती, लोगों में घर को खिला नहीं लेती, जैसे कि जयदेव सर ने अभी कहा कि 11 और 12 बजे वो भोजन करती हैं। और हम सभी जानते हैं कि आप यदि सो रहे हैं, यू हैव बीन स्लीपिंग फॉर 8 आवर्स, आपने 8 घंटे पहले खाना खाया है, बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट में जाती है यदि आप अपना ब्रेकफास्ट अच्छे से नहीं करते। जब आपका जो मेन जो प्राइम मील है, जो आपके शरीर का बीएमआर डिसाइड कर रहा है, जो आपके शरीर के चयापचय दर को रेगुलेट करेगा, वो प्राइम मील यानी कि ब्रेकफास्ट को हम डीले करके 11-12 बजे खा करके हम एक अलग कैटाबॉलिक स्टेट में चले जाते हैं। शरीर यह क्रिया एनर्जी संग्रहण की क्रिया को प्रारंभ कर देता है। इसलिए हम देखते हैं कि आगे चल के वजन बढ़ने की समस्याएं देखने को मिलती हैं। लोग कहते हैं हम खाते तो बहुत कम है लेकिन वजन हमारा बढ़ रहा है। तो इसका एक कारण ये भी है कि हम ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, स्पेशली वुमेन्स के संदर्भ में, चाहे घर के कार्यों को लेकर के हो, चाहे धार्मिक कार्यों को लेकर के हो, ब्रेकफास्ट बहुत जल्दी स्किप करती हैं, बॉडी के एक नेगेटिव कैटाबॉलिक स्टेट में जाती है और फूड को रिजर्व के रूप में बनाना प्रारंभ कर देती है। विद द रिजल्ट बीएमआई बढ़ता है, आगे जाकर के और समस्या, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ये एसेंचुएट करता है, जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स है उनको बढ़ाता ही है। ये करंट सिनेरियो है जिसकी मैं पहले भी चर्चा कर चुकी थी कि जब हमारे फूड सर्वे होते हैं, आहार से संबंधित जो आंकड़े एकत्र किए जाते हैं, उसमें हम कंजम्पशन यूनिट सीयू के रूप में आपको देखने को मिल रहा है, कंजम्पशन यूनिट के रूप में हम उन्हें दर्शाते हैं। और कंजम्पशन यूनिट का यहाँ मतलब है परिवार। तो कंजम्पशन यूनिट यदि परिवार के रूप में हम देख रहे हैं तो भी आरडीए यानी रिकमेंडेड प्रस्तावित दैनिक आहारीय मात्रा, तो उस आरडीए से भी परिवार के रूप में कम इनटेक है। ज्यादातर सीरियल्स का ही हम मीटअप कर पाते हैं, पल्सेस, मिल्क, वेजिटेबल का नहीं कर पाते। तो ये आंकड़े जो है ये हम आहार के एनआईएन की सर्वे साइट से मैंने लिया है, उन्हीं के सोर्स से हमें मिला है, आपको आप भी वहां देख सकते हैं। तो ये दिखाते हैं कि हमारी डाइट मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों में डेफिशिएंट है, यानी कि स्थूल पोषक तत्वों और सूक्ष्म दोनों में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन नाम के कुछ पोषक तत्व होते हैं, इन सभी में हमारी डाइट डेफिशिएंट है। लेकिन अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखें और हमारी जानकारी के स्रोत देखें, बच्चों के लिए मुख्य रूप से टीवी, इंटरनेट आदि होते हैं, तो उसमें आपको देखने को मिलता है कि कोई ऐसा जादुई ड्रिंक है जिसे पीने से बच्चों की हाइट बढ़ जाएगी, या कोई ऐसा जादुई ड्रिंक है जिसे आप खाइए तो आपको कोई बीमारी नहीं हो। तो I think it is mainly because there is a big pharma lobby in India. ये फार्मा लॉबी हमें ये विश्वास दिलाने में जुटी रहती है कि हमारे भोजन में कोई समस्या नहीं है, बस आप कुछ ये गोलियां अलग से खा लें तो आपका स्वास्थ्य अति उत्तम हो जाए। और कोविड के कारण भी या अन्य कारणों से विगत 6 माह में हमारी जो ओवर द काउंटर हेल्थ सप्लीमेंट्स की जो बिक्री रही है वो 238% बढ़ गई है। बहुत बड़ा बिजनेस है ये। तो इसलिए भी हमें जो जानकारियां मिलती हैं वो भ्रामक होती हैं। लड़कियां स्पेशली जो जानकारियां ले रही हैं, जो इंटरनेट से मिल रही हैं या अन्य माध्यमों से मिल रही हैं, वो बड़ी भ्रामक हैं। तो ये और इट इज लीडिंग टू द प्रॉब्लम ऑफ अनबैलेंस डाइट। जो हमारी डाइट है वो और भी विक्षिप्त हो रही है बिकॉज हमारे जो ज्ञान के स्रोत हैं वो कुछ मिस रिपोर्टिंग या अलग तरीके से अपनी जानकारियां दे रहे हैं। और डबल बर्डन ऑफ डिजीज, इसकी मैं पहले भी चर्चा कर चुकी हूँ। तो क्या करें इसके लिए? मेरा प्रयास यही, मैं बार बार भी कह रही हूँ, एक्सेप्ट करिए कि आपका जो हेल्थ है लड़कियों के लिए विशेष संदर्भ में, वो आपके परिवार के लिए बहुत आवश्यक है। आपके स्वयं के लिए और आपके परिवार के लिए, दोनों के लिए आपका स्वास्थ्य बहुत बहुत जरूरी है। यदि आप स्वस्थ नहीं रहेंगी तो आप उनकी भी देखभाल नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको कुछ न कुछ मेजर्स जरूर लेने पड़ेंगे और स्पेशली कुछ सेंसिटाइजेशन की आवश्यकता है। कॉलेज लेवल पे, हमारे लेवल पे कुछ सेंसिटाइजेशन करने की आवश्यकता है और ये जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता है कि कैसा खाना उपयुक्त है, कौन सा ऐसा भोजन है जो हम खाएं जिससे हमारा स्वास्थ्य उत्तम स्थिति में बनाए रखें। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरह की बीमारियां आ रही हैं, जैसे कोविड की एरा में हम सब जी रहे हैं, तो यदि हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे सुपोषित भोजन को या बैलेंस डाइट को अपनी आदत में शामिल कर लें तो हम आगे आने वाली कई बीमारियों से बच सकते हैं।
और गर्ल्स चूंकि इस समय एजुकेशन स्टेट में है, उनमें बहुत चांसेस हैं कि वो अपनी आदतों को सुधार सकें। आगे जाकर के आदतें सुधारना मुश्किल होता है, लेकिन अभी चूंकि खाना खाने और खाना बनाने, इन सारे में यदि आपको बैलेंस डाइट की जानकारी होगी तो गर्ल्स या बॉयज दोनों के लिए बहुत आवश्यक है। इवन मेरा ये कहना है कि यदि आप खाना खाते हैं तो आपको खाना बनाना भी आना चाहिए। ये लड़कों के लिए भी उतना ही जरूरी है। तो कैसा खाना खाना है और कितना खाना है और किस तरह से चीजों को क्रैक करना है, ये सारी जानकारियां मैं आज आगे की स्लाइड्स में आपको देने का प्रयास कर रही हूँ। फूड ग्रुप्स हैं, इंडियन फूड ग्रुप्स हैं, आपको ICMR की साइट से आराम से मिल जाएंगे। और इसका मुख्य ध्येय यही रहता है कि आपको हम बता पाए कि एक बार की जो थाली है आपकी, उसको कैसे आप संतुलित कर सकें, क्या क्या उस खाने में डालें उस एक थाली में, जिससे आपका खाना संतुलित हो जाए। यहाँ पे 4 भागों में भोज्य सब पदार्थों को बांटा गया है। सबसे पहला भाग है सीरियल्स, मिलेट्स एंड पल्सेस, यानी अनाज, मोटे अनाज और दालें। और दूसरी है सब्जियां और फल। तीसरा है तेल और नट्स, यानी कि जैसे आप देखते होंगे ड्राई फ्रूट्स आदि की जो बात कर रहे हैं या मूंगफली की बात करें तो नट्स के अंतर्गत आते हैं। मिल्क, एनिमल फूड्स, जो जंतुजन्य पदार्थ हैं या दूध आदि, वो सब इस चौथे भाग के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा क्या कहना है इसमें, आपको जो एक प्लेट एक बार की सुबह, दोपहर, शाम की जो आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की प्लेट बनाते हैं, तो उसमें कोशिश करें कि ये चारों भाग यदि उपस्थित होंगे तो आपकी थाली संतुलित भोजन होगी। तो इसके लिए उदाहरण दे सकते हैं। पोर्शन साइज, कितना खाना है, बहुत चेंज आया है विगत 5-6 वर्षों में, क्योंकि जैसे हमारी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो 2010 में आई थी, उसमें सभी के लिए, भारतवर्ष में जितने लोग हैं सबके लिए उन्होंने एक स्टैंडर्ड RDA प्रिस्क्राइब किया था। और उसके बाद अभी 2020 में जो नई RDA गाइडलाइंस आई वो बदल करके एस्टिमेटेड एनर्जी रिक्वायरमेंट हो गई। तो इसमें इन्होंने क्या किया है कि जो व्यक्ति, इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए हम एक एकल व्यक्ति के लिए एक आहार का कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसके अनुसार पोर्शन साइज पहले से कम हो गया है। जैसे कि आप पहले भी देखते होंगे, आप कई लड़कियां डाइट प्लानिंग के दौरान भी मुझसे कहती थी इतना डाइट खाना है। वो इसलिए भी था क्योंकि पॉपुलेशन के लिए प्रिस्क्रिप्शन था, उसमें स्टैंडर्ड डिविएशन 2 SDs एडेड होते हैं, तो मात्रा ऑलरेडी बढ़ जाती है सबको कवर करने के लिए। लेकिन जो नई गाइडलाइंस है उसके अनुसार पोर्शन साइज काफी रिड्यूस्ड है। और ये रेकमेंडेड एक विजुअलाइज करने के लिए, आप देख के समझ पाए कि कितना भोजन है, वो मैं दिखाने का प्रयास यहाँ कर रही हूँ। अगर आपको पहली स्लाइड याद हो तो इसमें उसकी आपको रोटियां मिल रही हैं, सीरियल्स के ग्रुप से, दालें हैं उसी एक ग्रुप का भाग है, फिर वेजिटेबल्स हैं सलाद के रूप में, एक फल भी सलाद के रूप में ले सकते हैं, और साथ में मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के रूप में दही है। तो दिस इज अ कंप्लीट बैलेंस्ड मील एंड पोर्शन साइज का अंदाजा इससे आप लगा सकते हैं। इसके द्वारा जो हमारे पास उपलब्ध हमारे घर में संसाधन होते हैं उनको कैसे चेंज करके हम मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से बच सकते हैं, उसका एक उदाहरण देने का प्रयास है। पराठे हम सभी खाते हैं, कुछ चेंज आए हैं कि हम पराठों को अचार के साथ लेने लगे हैं, मक्खन के साथ। नॉर्मली जो पराठे खाए जाते थे वो छाछ या दही के साथ लिए जाते थे, पर अब ये जल्द, क्योंकि समय नहीं है या जल्दी है या कुछ पसंद ना हो, इस कारण अब पराठों का इंटेक बहुत जो हो गया है वो अचार के साथ या मक्खन के साथ होता है। मेरा कहना ये है कि आप मिल्क और मिल्क फ्रूट्स अगर उसमें इंक्लूड करेंगे तब आके वो बैलेंस्ड होती है। अगर मान लीजिए आपने पराठों में अंदर कुछ सब्जी भी डाल के पराठे बनाए हैं तो उसके साथ अगर दही लेंगे तब वो एक कंप्लीट बैलेंस मील बनेगी। अगर रोटी की बात करें तो रोटी एक बहुत अच्छा माध्यम है कि अपने खाने में हम फाइबर और ओमेगा 3, ओमेगा 6 आदि को बढ़ा सके। फाइबर बढ़ाने का तरीका बहुत आसान है। आप इसमें चोकर युक्त आटा यूज तो करते ही होंगे, इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन साथ ही आप अन्य अनाज, मोटे अनाज जैसे मक्का है, रागी या ज्वार, इसका प्रोपोर्शन 1/4 प्रोपोर्शन में यदि आप आटा यूज करें, यानी 4 भाग आटा और 1 भाग मक्के का आटा, तो वो आपके लिए अच्छा स्रोत बनता है विटामिन का। और ओमेगा 3, ओमेगा 6, चूंकि हम जानते हैं वेजिटेरियन सीरियल बेस्ड डाइट में इसकी बड़ी कमी है, हमारे तेलों में इसकी कमी है, मछली आदि खाते नहीं है, तो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ये ओमेगा फैटी एसिड बहुत आवश्यक है।
उसको हम लिनसीड या तीसी आप सभी जानते होंगे, उसका पाउडर हम ऐड कर सकते हैं इस रोटी में, और वो ओमेगा 3 ओमेगा 6 का भी स्रोत बन जाती है। तो दालें दालें बहुत ज़रूरी हैं, और हमारे उत्तर प्रदेश में आदत है थोड़ी अरहर की दाल तक ही हम सीमित रह जाते हैं। तो क्या करें, जब जब देखिए, मैं बार बार कहती हूँ, व्यक्ति जो सामान घर का लेने जा रहा है वो घर का पोषण इनटेक डिसाइड कर देता है। जो भी व्यक्ति बाहर से सामान ला रहा है, किस तरह का सामान ला रहा है, कितना ला रहा है, वो ऐसे ही देख के आप गणना कर सकते हैं कि जो घर के सदस्य हैं उनको किस तरह का पोषण मिलने वाला है। तो कोशिश करिए, ये पॉइंट ऑफ इंटरचेंज है। आप इस समय क्रिटिकल पॉइंट है, इस समय आप जब भी प्लान्ड बाइंग करें यदि, तो जो भी दालें खरीदनी है, 250 ग्राम साबुत मूंग, 250 ग्राम उड़द, 250 ग्राम कुल्थी, इस तरह से 2-2, 3-3 दालों को लेकर के आप ब्लेंडिंग करें। चाहे तो हफ्ते में 2 बार आप दालें बदल के खाएं, या 1-2 बार आप राजमे के साथ अन्य दालें मिला करके भी पका सकते हैं। मूंग को अंकुरित करके सलाद के रूप में ले सकते हैं, चने को ले सकते हैं, बहुत ही वर्सटाइल क्रॉप है चना, तो उसको भी लिया जा सकता है। तो जरूरी नहीं है दालों को ब्रॉथ के रूप में ही लिया जाए। भारत में चलन है, हम ब्रॉथ बनाते हैं, पानी के साथ दालों को पकाते हैं, उससे एक तो प्रोटीन इंटेक थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है। तो उसका तरीका क्या है कि हम सलाद के रूप में दालों को ले सकते हैं। और जैसे जैसे मैंने कहा, चना तो आप लड्डू के रूप में, या फिर आप चीले के रूप में, या फिर आप ढोकले के रूप में, इट इज वर्सटाइल। और इंडिया में तो इस पे बहुत सारे प्रयोग भी हो चुके हैं, हमारे साथ बहुत रेसिपीज हैं जो दालों पे आधारित हैं। और मिल्क एंड एनिमल फूड्स, स्पेशली गर्ल्स के लिए कहूँगी कि हम देखते हैं कि आगे चूंकि लैक्टेशन और गर्भावस्था की स्थिति के दौरान पोषण पर्याप्त नहीं मिलता, या लेती नहीं या मिलता नहीं, तो आगे ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया की समस्याएं बहुत दिखती हैं लड़कियों में, महिलाओं में। तो इसको दूर करने का बड़ा साधारण सा तरीका है कि डेली अपने खाने में यदि आप 1 कटोरी दही का उपयोग कर लें, क्योंकि जो एसिड बेस्ड मीडिया होता है, लैक्टिक एसिड इसमें बनता है, एसिड बेस्ड मीडिया में कैल्शियम ज्यादा एब्जॉर्बेबल होता है, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी है। बनस्पत इसके कि 1 गिलास दूध पिया जाए, कोशिश करें कि आप दही का उपयोग करें। ये गट माइक्रोफ्लोरा के लिए भी अच्छा है, B12 का बहुत अच्छा स्रोत बनेगा ये। और बाकी आगे आप देखेंगे इसके स्वास्थ्यवर्धक कार्य। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, सब्जियां और फल इस समय मौसमी भी है, और इसके साथ बड़ी भ्रांतियां भी जुड़ी हैं। हम बार बार कहते हैं आयरन के लिए बहुत सारी पालक खाओ, आयरन के लिए पालक खाओ। पालक के सिवा भी बहुत सारे फल और सब्जियां हैं जिनके द्वारा हमें आयरन मिल सकता है। और जैसे एक भ्रांति भी है कि आपको अगर आयरन बढ़ाना है तो अनार खाइए, और आयरन का अगर इंटेक आप अनार का देखें तो आयरन में हार्डली अनार में हार्डली देयर इज एनी मिलीग्राम ऑफ आयरन लेफ्ट। पर चूंकि ये भ्रांतियां हैं, लाल रंग के कारण लोग उसको एसोसिएट कर लेते हैं आयरन से, तो जब भी लड़कियों में अगर डायग्नोज होती है तो अनार का जूस जरूर दिया जाता है। तो उससे अच्छा इलाज है कि हरी पत्तेदार सब्जियां आप कितनी लें, ये मैं जूम इन करके दिखाना चाह रही हूँ कितना लिया जाए। ये अगर आप मात्रा देखें तो बहुत ज्यादा नहीं है, 300 ग्राम पर दिन। अब 300 ग्राम यदि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियों की बात करें, तो इस 300 ग्राम में से 50 ग्राम सिर्फ आपको हरी पत्तेदार सब्जियां लेनी है। फिर चाहे वो पालक हो, चाहे मेथी आदि के रूप में आप ले सकते हैं। लेकिन ये जो 50 ग्राम है, ये जरूरी नहीं है कि आप एक दिन अगर आपने 1 किलो पालक खरीदी है और पर हेड अगर व्यक्ति देखेंगे तो वो गल करके कम हो जाती है। 250 ग्राम अगर 4 लोगों का घर है तो 250 ग्राम पर हेड आता है, इट इज मोर देन इनफ। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि ये 50 ग्राम लगातार होता रहे, ये नहीं कि एक दिन आपने पालक खरीद के खा लिया और काम खत्म। कोशिश करें सलाद के रूप में कुछ अन्य पत्तेदार सब्जियां ली जाएं, या फिर दाल में ही डाल दिया जाए, या फिर सब्जियों में थोड़ा ही मात्रा चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ी ही मात्रा में डाल दिया जाए। अदर वेजिटेबल्स का इंटेक जैसे ब्रिंजल, पम्पकिन, कैप्सिकम, अभी इस समय इन सब का मौसम है, आराम से मिल जाएंगी, तो 200 ग्राम के आसपास इनको ले सकते हैं। और 50 ग्राम आलू,
चुकंदर या कंद वाली जो सब्जियां हैं वो करीबन सिर्फ 50 ग्राम के आसपास। तो यदि आप देखें ये टोटल अमाउंट पूरे दिन का है, 300 ग्राम पूरे दिन में वेजिटेबल्स। हम ये समझ के चलते हैं कि हमें पूरा भर करके अगर हमें सब्जियां मिलेंगी तभी हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, नहीं, हमें लगातार ये सब्जियां कम मात्रा में, जैसे यहाँ पे बताई गई है 300 ग्राम कोई बहुत बड़ी मात्रा नहीं है, लेकिन प्रतिदिन लेनी है। इसे किसी एक दिन जब आपको हेल्थ की जागरूकता हो उस दिन इसे करें तो वो किसी काम की नहीं रहेगी। इसलिए जरूरी है आदत निर्माण, आदत को बनाना, खरीदारी के समय थोड़ा ध्यान देना। ये कुछ वेजिटेबल्स हैं, इस समय आ रहे हैं, बाजार में उपलब्ध हैं और बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक हैं। इनको स्टोर करने के लिए भी आपको किसी अन्य फ्रिज आदि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बैंगन बहुत अच्छा सोर्स है फाइबर का, फाइटोन्यूट्रिएंट्स का। कद्दू आप इसे आराम से 1 हफ्ता करीबन रख सकते हैं, बाहर फ्रिज की आवश्यकता नहीं पड़ती। बीटा कैरोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। और कुकुम्बर है, गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, आयरन और विटामिन बी। और कच्चे केले इस समय बाजार में भी उपलब्ध हैं और बहुत अच्छा प्रोबायोटिक का काम करते हैं। विटामिन सी लड़कियों में भी, जैसे भी माहवारी के दौरान हम देखते हैं विटामिन सी की बहुत कमी होती है, शरीर पे करीब आपको पिटिशल हेमरेज दिखेगा, कई जगहों पे रक्त जमना शुरू हो जाता है स्किन के नीचे, तो ये विटामिन सी की कमी दर्शाता है। और इसकी रिक्वायरमेंट बहुत लो है, डेली अगर हम देखें तो 40 मिलीग्राम विटामिन सी बहुत कम है। और इसे हम आराम से अंकुरित दालों द्वारा पूरा कर सकते हैं या नींबू ऐड करके कर सकते हैं, लेकिन वो भी हम नहीं करते। तो आज के संदर्भ में यदि विटामिन सी का इंटेक करना है तो एक मिरेकल फ्रूट है, इसका नाम तो हम सभी जानते हैं, आंवला। आंवला आ भी रहा है इस समय मुरब्बे के रूप में, चटनी के रूप में। और चटनी चूंकि फ्रेश है, 100 ग्राम आंवला में 600 mg के आसपास विटामिन सी है। तो अगर उसका 5 ग्राम, एक छोटा चम्मच भी आपने ले लिया एक दिन में, तो वो आपकी विटामिन सी की आवश्यकता को पूरा कर देगा। अगर आप राइप पपाया देखें, पका हुआ पपीता, तो वहाँ पे स्लाइस का आकार भी मैंने दिया है, करीबन 90 ग्राम की स्लाइस का आकार कितना होता है। ये मैं ये दर्शाना चाह रही हूँ कि आपको पूरा पपीता खाने की आवश्यकता नहीं है अपने न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए। आप आराम से एक 16/4/2 की एक स्लाइस यदि ले लें तो आपको 67 मिलीग्राम विटामिन सी मिल रहा है, जबकि पूरे दैनिक आवश्यकता आपकी 40 मिलीग्राम की ही है। प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, ये सब चीजें घर में होती हैं, बस इनको इन शब्दों द्वारा नहीं जानते। और थोड़ा सा प्रयास करें कि इसको हफ्ते भर में अपने घर में, अपने खाने में जरूर सम्मिलित करें। कच्चा केला है, कच्चा केला इस समय आ रहा है, प्रोबायोटिक का अच्छा स्रोत है। कच्चा लहसुन है, हम सभी अपने खाने में सब्जियों में प्रयोग करते हैं, लेकिन उसको सौते कर देते हैं या तेल में उसको फ्राई करते हैं, तो उसको सलाद आदि में ऐड किया जा सकता है। कच्चा लहसुन एक प्रोबायोटिक का स्रोत बन जाता है। चावल, ये आटे का चोकर है, व्हीट ब्रान है। सार क्रीम है, ज्यादातर यूज नहीं होती हमारे यहाँ, लेकिन फर्मेंटेड मिल्क, दही जरूर हमें मिल जाता है। तो ये एक प्रोबायोटिक का अच्छा स्रोत है जो हमारे आहार नाल में उपस्थित अच्छे बैक्टीरिया, कोलोनिक बैक्टीरिया है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, और विटामिनों का स्रोत है, सिंगल सेल प्रोटीन का स्रोत है। इनकी जो बढ़त है, इनकी जो स्वास्थ्य है, जो कोलोनिक बैक्टीरिया है, वो प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक द्वारा हम इनको हेल्प कर सकते हैं, इन भोजनों के द्वारा। अब हैंड गाइड, ये मैं स्लाइड पहले भी शायद आपको दिखा चुकी होंगी और मैं फिर इसको इसलिए यूज कर रही हूँ कि इसके द्वारा आप फैमिली फूड प्लानिंग भी कर सकते हैं। जैसे यदि प्रोटीन कितना लेना है तो दाल की हथेली के, जैसे आपकी जो हाथ की हथेली है वो बता सकती है कि दाल की मात्रा कितनी ली जाए, तो लेग्यूम या पनीर की मात्रा एक व्यक्ति के लिए कितनी ली जाए। तो यदि आप 4 व्यक्तियों के लिए भोजन पका रहे हैं तो आप इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। वेजिटेबल्स की मात्रा कितनी हो, एक मुट्ठी भर के। कार्ब एक अंजुली, यानी कि राइस या आटे आदि की बात कर रहे हैं तो एक अंजुली भर के आप इस तरह से माप भी सकते हैं घर के पूरे सदस्यों के लिए आहार यदि निर्माण कर रहे हैं तो। और तेल कितना, एक अंगूठे के बराबर, यदि आपका कोई चम्मच है उसके अंगूठे के बराबर की लंबाई के अनुसार आप फैट ले सकते हैं। तेल को मिक्स करके यूज करना जरूरी होता है, हम ज्यादातर सरसों का तेल ही यूज करते हैं।
सरसों का तेल ही यूज करते हैं, तो हम यदि 2 तेलों को मिक्स कर लें, तिल का तेल और सरसों का तेल मिक्स कर लें, तो हमारी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। और मूंगफली का एक बहुत अच्छा स्रोत देसी घी भी है, तो देसी घी को खाने में यदि थोड़ा बहुत मात्रा में आप प्रयोग करते हैं टेम्परिंग के रूप में, तड़के के रूप में, तो एक मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का बहुत अच्छा स्रोत बनता है, जो कि हार्ट डिजीज में बहुत हेल्पफुल। अब ये स्लाइड मैंने इसलिए इंक्लूड की क्योंकि हम सभी आज कोविड के काल में जी रहे हैं और इस समय हम अनलॉक में आ चुके हैं। अब मैं देख रही हूँ कि कई कई जगह पे मास्क हट चुके हैं, लोग मास्क अब न लगाना उन्होंने शायद बंद ही कर दिया है, या वो ये मान चुके हैं कि कोविड से हम लड़ लेंगे। तो लेकिन अभी जब किचन स्टाफ आना शुरू होगा या फिर हम घर में लोगों की सेवाएं लेनी प्रारंभ होंगे, या घर में कोई व्यक्ति स्वयं भी यदि भोजन बना रहा है, तो अभी भी सावधानी की उतनी ही आवश्यकता है। जैसे कि हम सुनते भी हैं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जब भी आप खाना पकाते रहें, जैसे कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, खाना पकाने से पहले, खाना खाने से पहले, या बच्चों को खिलाने से पहले, उस समय आपका हाथ धोना बहुत जरूरी है और मास्क लगाना बहुत जरूरी है। यदि कोई बाहर का व्यक्ति आया है और वो खाना पका रहा है, तो उससे हेल्प रिक्वेस्ट करिए और उसको 2 मास्क, कपड़े के मास्क ही अवेलेबल करा दें, जिससे कि वो एक यूज करे, फिर अगले धो के उसे टांगे, फिर अगले दिन दूसरा यूज करे। मास्क ये बाहर से आए व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है जो यदि खाना पका रहा है, और यदि खाना पकाने आया है तो किचन के अंदर भी कोशिश करिए कि एक दूरी, जो सेफ डिस्टेंस की दूरी है, वो आपस में बनाए रखें। किचन के अंदर बाहर से आए व्यक्ति के स्पेशली मोबाइल फोन्स मत अलाउ करिए। मोबाइल फोन इज अ वेरी पोटेंट सोर्स ऑफ कोविड-19 वायरसेस। तो कोशिश करिए कि वो मोबाइल फोन्स कहीं बाहर एक निश्चित स्थान पे रख दें, या घर में ही किसी कोने के स्थान में एक निर्धारित कर दीजिए, वहां पे वो उस मोबाइल को रखें। आने के बाद अपना हाथ धोएं। जी मैम 2 मिनट का ब्रेक करते हैं, एक्चुअली 40 मिनट ओवर होने वाला है मैम। तो नो सर, इट्स अबाउट टू एंड। ओके, इट्स अबाउट टू एंड. Okay. So it was the last slide I wanted to talk about COVID. Okay, so thank you. So if somebody wants to talk about something, मैं screen share off कर रही हूँ. Okay. जयदेव सर, हाँ जोड़ लीजिए, फिर से एक बार जोड़ लीजिए. ओके ओके, अच्छा, एक बार जोड़ लीजिए. हाँ, एक बार जोड़ लीजिए. सर्वे कर रहे थे और हम लोग जैसे हम लोग के सर्वे का टॉपिक जो था वो हाउस होल्ड कोर्स था, यानी कि किस घर के कार्य को कितने समय देता है कौन, लड़कियां किस तरह के कार्यों को समय दे रही हैं और लड़के किस तरह के कार्यों को समय दे रहे हैं, घर के कार्यों को. एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि हम जैसे अगर लड़कियों से प्रश्न पूछते थे कि आप क्या काम कर रहे हो, तो वो काम में बच्चों की केयर टेकिंग, घर के छोटे बच्चों की केयर टेकिंग को काम गिनती ही नहीं थी, वो उसको काम कह ही नहीं रही थी, वो वोकैबुलरी इशू है. और हम उनसे अगर कहें कि ये भी एक कार्य है, केयर टेकिंग इज अ वर्क, यू आर डिवोटिंग योर टाइम, लेकिन वो उसको इस संदर्भ में लेती ही नहीं. सिमिलर विद फूड, फूड के साथ भी वही समस्या है, वो उसको सब्सिडरी मानती हैं कि सब्सिडरी इन द सेंस कि हम जब खा लेंगे तो हम कुछ गलत कर देंगे अपने परिवार के साथ. ये एक साइकी में बैठाया हुआ है कि आपने अगर पहले खा लिया तो आपके परिवार के साथ कुछ गलत है. ये साइकी बहुत, इसको एड्रेस करना अभी हम, मेरे ख्याल से लड़कियां अगर शुरू नहीं करेंगी, इट विल टेक 1 more generation. और दूसरी बात है कि हम लोगों का मान लीजिए वर्कशॉप कॉन्फ्रेंस तो हो जाता है, ढेर सारी चीजें हम लोग जान जाते हैं, इन महिलाओं का, इन बच्चों का, इन लोगों का कुछ इस तरह का होता नहीं है. है क्या ना, अगर हम ही लोग अपने घर में बातें करते हैं तो ये लोग बहुत ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अगर किसी ऐसे प्रोग्राम होते हैं जहाँ पर अगर इनको ले जाया जाए और इकट्ठा करके जो है अगर 4-6 प्रोग्राम में अगर शामिल करवाया जाए तो उसका ज्यादा फर्क पड़ेगा, मुझे लगता है. सही कहना. जितनी ये बातें अवेयरनेस से ही फैलने वाली, और इसमें हमारे कॉलेजेस बहुत रोल प्ले कर सकते हैं. चलिए, बड़ा अच्छा टॉक रहा मैडम, बड़ा अच्छा रहा. इन्हीं और के कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज करें, हम उनके ऑडियो अनम्यूट कर देंगे. किन्हीं बच्चों के अगर कोई प्रश्न हो. हेलो, हाँ जयदेव सर. हाँ आप सर. मैं एक मेरा सवाल था नीति मैम से. एक इसके पहले तो आपको थैंक यू इस बात के लिए कि मैं तीसरी बार आपको सुन रहा हूँ और हर बार नया, मतलब कि ऐसा मुझे नहीं लगता, प्राय प्रोफेसर के साथ ये रहता है कि एक
जो बोलते हैं वही बोलते रहते हैं। हम लोगों ने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को देखा है, ओरिएंटेशन प्रोफेसर में हम जाते हैं, एक उनका जो लेक्चर अगर बन गया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है तो वही बोलते बोलते रिटायर हो जाते हैं वे। लेकिन आपको मैं तीसरी बार सुन रहा हूँ और हर बार नया, एक बार मैंने एनएसएस के कार्यक्रम में कॉलेज में सुना था और इस बार भी बिल्कुल नया। मैं सोच रहा था कि क्या नया ले आएंगे, लेकिन आपने बिल्कुल जो बीजिंग समिट वगैरह के माध्यम से अपनी बात कहने की कोशिश की, तो बिल्कुल एक नया इशू लेके आएंगे कि जो हेल्थ हमारा है वो फंडामेंटल राइट के तौर पे है और स्टेट की जिम्मेदारी है उसे जो है प्रोटेक्ट करने की। तो ये बिल्कुल नई चीजें आपने हमारे बच्चों को दी हैं। और एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ, इसके पहले जब आप बोल रही थी तो मैं सुन नहीं पाया था ठीक से, कि आपने पालक खाने को लेकर एक बात कही थी कि जब भी पालक खाएं तो उसके साथ नींबू क्या क्या कुछ बता रही थी आप, उससे वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है। तो फिर से एक बार उसको। हाँ एक्चुअली सर इसमें पालक के साथ एक्चुअली क्या है, क्योंकि प्लांट सोर्स आयरन का है ये सोर्स, तो हमारा जो आयरन जो ब्लड में रहता है उसका जो फॉर्म है वो फेरस रूप में होता है, ना कि फेरिक। तो हम उसको चेंज कर सकते हैं अगर हम एसिडिक मीडिया दे दें, हम कोई भी एसिडिक मीडिया, यानी अगर हम पालक के साथ नींबू अगर हम ले रहे हैं तो उसमें उसका वैलेंसी चेंज हो जाती है और हमारे लिए ज्यादा एब्जॉर्बेबल होता है, बहुत ईजी होता है कि हमारा ये प्लांट्स बेस्ड फूड जो आयरन है वो हम इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अन्यथा जो बायो अवेलेबिलिटी जो एनिमल फूड से होती है, जैसे कि हम मान लें मीट या लीन मीट की बात करें, उसकी बायो अवेलेबिलिटी और डाइजेस्टिबिलिटी, एक तो पाचन का गुणांक होता है डाइजेस्टिबिलिटी कोएफिशिएंट, वो बहुत हाई है, क्योंकि वी आर एनिमल्स, वी आर नॉट प्लांट्स, राइट। तो हम जो एनिमल बेस्ड फूड है उसको अधिक अच्छे से पाचन उसका कर पाते हैं। लेकिन ये चूंकि हमारी प्लांट बेस्ड डाइट है तो हमें उसी को सुपाच्य बनाना है, उसी की अवेलेबिलिटी बढ़ानी है। तो पालक के साथ कोशिश हमेशा करनी चाहिए, जब पक जाए उसके बाद उसमें नींबू ऐड कर लें तो उसकी आयरन की अवशोषकता बढ़ जाती है, हम उसे आराम से एब्जॉर्ब कर पाएंगे। थैंक यू, ये मैं सुन नहीं पाया था। ओके, बहुत थैंक यू। और अंत में मैं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुरेश जैन सर से निवेदन करूंगा कि सर हम सबको आशीर्वाद भी देंगे और सभी प्रतिभागियों का और हमारे मुख्य वक्ता को धन्यवाद भी ज्ञापित करेंगे। आदरणीय प्राचार्य जी। सबका पुनः स्वागत और धन्यवाद। आज हम लोग अपना जो मिशन शक्ति का 7 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है उसका आज समापन डे है और आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में डॉक्टर नीति सिंह होम साइंस की बिल्कुल असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, हिमवती नंदन बहुगुणा की, और डायनेमिक हैं, बहुत ही उनकी जो स्टडी है उनके लेक्चर से लगता है कि उन्होंने फील्ड में महारत हासिल की हुई है। जैसे जयदेव जी ने बताया, समय हर बार वो कुछ ना कुछ नई चीज लेके आती हैं। मेरे को, मैं भी दूसरी बार सुन रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि हर बार ये नई नई चीजें बताती हैं। मैं इनका बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि बड़े शॉर्ट नोटिस पर कल शाम को डॉक्टर जयदेव जी ने मुझसे कहा कि हम एक प्रोग्राम करना चाहते हैं और उनको बुलाना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल बुलाइए, और आज मैडम हमारे बीच में हैं और निश्चित रूप से जो हिमवती नंदन कॉलेज है वो हमारा ही कॉलेज है, हमारा कॉलेज उनका कॉलेज है। पर्सनली मैं भी वहाँ पे करीब 6 साल रहा हूँ नैनी में। मैंने वहाँ पे अपनी सर्विसेज दी हैं, काम किया है मैंने वहाँ पर। आज मैं मिशन शक्ति में मैडम ने जो एक चीज बात कही, उसी एक पॉइंट को लेके मैं एक आध चीजें कहना चाहता हूँ। बाकी तो विषय विशेषज्ञ हैं, उन्होंने अपनी बातें बताई हैं। मैडम ने ये कहा कि हम लोगों को रात में 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। सब लोग प्रिफर करते हैं, हर एक कहा जाता है कि 8 घंटे की नींद जो है वो ऑप्टिमम नींद है, उससे कम और उससे ज्यादा दोनों अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन हम लोगों की जो ह्यूमन बॉडी है, हर एक की नींद की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। आज की तारीख में आईटी सेक्टर में देख लें या और सब चीजों में देख रहे हैं, जो हमारे आईटी सेक्टर्स में बड़े बड़े जो टेक्नोक्रेट्स हैं, उनकी जो नींद है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। बहुत कम नींद उनकी ले रहे हैं, कोई 5 घंटा, कोई 6 घंटा, कोई 7 घंटा, कोई 8 घंटा। मैंने ये महसूस किया है कि हर एक बॉडी
किसी को 8 घंटे नींद आने पे सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो एनर्जेटिक महसूस करता है, कोई 6 घंटे में भी करता है। तो अगर कोई 6 घंटे सो रहा है तो इट्स ओके, अगर उसकी नींद उससे पूरी हो जा रही है उसकी ओके। लेकिन आज की तारीख में जो मेजर प्रॉब्लम आज की तारीख में महसूस कर रहा हूँ, अपने घर में भी देख रहा हूँ और चारों तरफ देख रहा हूँ, इस मोबाइल युग में, इस इंटरनेट के युग में, पहले युग में जो हमारे आजकल के बच्चे हैं वो देर रात तक मोबाइल पे लगे रहते हैं। वो देर रात तक, मतलब मैंने जितने भी मेरे घर परिवार में मेरे बेटा, भतीजे, बेटी, बेटी, जितने लोगों को भी देख रहा हूँ, कोई ऐसा मुझे नहीं मिल रहा है जो 1-2 बजे से पहले सोता हो। और जब वो 1-2 बजे सोता है, अब आप समझ सकते हैं वो कितने बजे उठता होगा, और उठने के बाद उसकी दिनचर्या कैसी रहती होगी, क्या उसके पास नाश्ते का टाइम मिलता होगा। तो जो हमारे कल मेटाबॉलिक जो हमारा सिस्टम है वो कितना डिस्टर्ब हो रहा है। और ये प्रॉब्लम आप किसी भी घर में देख लेंगे आपको मिलेगी। बहुत कम आजकल की तारीख में ऐसे परिवार मिलते हैं जिनमें बच्चा जल्दी सोता है। जैसे पहले कहते थे ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, तो वो वाला कॉन्सेप्ट तो मुझे लगता है सब धीरे धीरे खत्म हो गया। अभी रिसेंटली मेरा एक एडवोकेट के यहाँ मेरा एक केस चल रहा था, तो उसकी जो टाइपिस्ट है बिल्कुल यंग लेडी है, और वो पता है उसने मुझे बताया कि 2 बजे दिन में उठती है। आप कल्पना कर सकते हो कि 2 बजे दिन में वो उठती है। वो क्या बड़ी पतली दुबली सब कुछ, मतलब 18, 19, 20 साल की होगी वो। और मतलब अब आप समझ सकते हो क्या खाना खाती हो, क्या उसका मेटाबॉलिक सिस्टम होगा, कब बॉडी उसकी वो होती होगी। तो ये चीजें भी हमें देखनी जरूरी है कि जो पुराना कॉन्सेप्ट था कि हमें जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए, अगर हम बच्चों की बात करें, एजुकेशन की बात करें, उसके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज है। अगर हम जल्दी उठते हैं, आप अगर महसूस करो किसी दिन आप जल्दी उठ जाते हो, तो आपको लगता है आपके पास बहुत एक्स्ट्रा टाइम है, आपके पास एक्स्ट्रा समय है कुछ करने का। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा अपने जितने भी लोग बच्चे हैं हमारे साथ जुड़े हैं, वो ये कोशिश करें कि ठीक है 10 बजे नहीं सो सकते आप लोग, 11 बजे सो जाइए, 11:30 बजे सो जाइए, लेकिन ऐसा ना हो कि रात में 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे आप सो रहे हैं। आप सुबह मान लीजिए आपको कॉलेज जाना है तो आपको प्रेशर रहेगा, आपको स्कूल जाना है आपको प्रेशर रहेगा कि सुबह मुझे 7 बजे कॉलेज जाना है। तो सोचिए आपकी नींद कैसी रहेगी। आज आप कॉलेज या स्कूल में जाएंगे तो कैसे आप अपने को एनर्जेटिक बना पाएंगे। तो ये अगर हमने अपनी जीवन में इसको डाला तो हमें इसका बेनिफिट मिलेगा। हमारा ये जो मिशन शक्ति वाला जो कार्यक्रम चल रहा है इस समय प्रदेश सरकार के द्वारा, आजकल अगर हम सामाजिक स्तर पर देखें, इस समय पूरा देश हमारा महिला उत्पीड़न के जो केसेस हैं उससे आंदोलित है। आज इतने सालों बाद हम 2020 में चल रहे हैं, अभी भी महिलाओं का उत्पीड़न हमारे यहाँ खत्म नहीं हुआ है। और ये कहना कि हम बड़े शिक्षित होते जा रहे हैं और हमारा शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है तो उत्पीड़न खत्म होता जा रहा है, ऐसा नहीं है। शहर में जहाँ पे हम ये मानते हैं कि हमारी लिटरेसी बहुत अच्छी है, हम लोग सब पढ़े लिखे हैं, सब लोग अच्छी तरह समझते हैं, हमारे में एक दिमाग है, हमारे में एक विवेक है। कहते भी हैं लोग बात, जानवर और इंसान में किस चीज का अंतर है। जानवर भी वही काम सड़क पे कर सकता है, आदमी घर पे करता है, तो दोनों में क्या अंतर है? सिर्फ विवेक का अंतर है। तो हम लोग दिमाग में, सबके पास दिमाग है, सबके पास विवेक है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ जो ये उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न की घटनाएं हैं, जब देखो कहीं ना कहीं मिलती चली जाती है। पता नहीं कैसे विकृत मानसिकता है लोगों की कि जो इस तरह की घृणित कार्य करते हैं। तो मेरा तो यही सोचना है कि इसकी जागरूकता भी बहुत जरूरी है। हमारे को कहना, अब हमारा ये नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो महिलाओं की संरचना है वो ऐसी नहीं है कि वो बहुत बलशाली हो, तो ताकत से तो वो बहुत ज्यादा मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन अगर उनमें थोड़ा सा ज्ञान हो, पढ़ा लिखी हो, अगर उनमें नॉलेज हो,
तो वो ये समझ सकती हैं कि कैसे हम अपनी चीजों, हम अपने हर चीज को, पीड़न को कैसे हम उसको बचा सकते हैं अपने को। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो भी बच्चे हमारे से जुड़े हैं आज में, और सबको यही कहना चाहूंगा, पढ़िए, मेहनत से करिए, समझिए। सामाजिक परिवेश को समझना बहुत जरूरी है, सोशल एस्पेक्ट को हमारा समझना बहुत जरूरी है। और जब लड़कियां माँ बनती हैं तो जो उन्होंने कमियां देखी हैं वो अपने बच्चों में उसको दूर करने की कोशिश करें। अपने माँ बाप जो बने हैं अपने बच्चों में उस कमियों को दूर करने की कोशिश करें, तभी जाके हम इन सब चीजों से दूर हो पाएंगे। समय लगेगा, नो डाउट, जैसे मैम ने कहा, भी हो सकता है एक जनरेशन और लग जाए, कुछ पता नहीं कितने साल और लगे हैं। पहले से हम इम्प्रूव करते आ रहे हैं, आगे जाने में और इम्प्रूवमेंट में अभी पता नहीं कितना और समय लगेगा। कोशिश करते रहना चाहिए। तो इसी तरह से मैं आप लोगों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, नीति मैडम को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो इसमें आज के हमारे कार्यक्रम में जुड़ी हैं। मैं जितने भी हमारे विद्वान जन इसमें जुड़े हैं इस वेबिनार में, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। डॉक्टर जयदेव जी, डॉक्टर संतोष जी, डॉक्टर संजय सिंह, डॉक्टर अभिलाष, जितने भी हमारे महाविद्यालय के सब मेरे साथी हैं, उनको जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और किसी वजह से नहीं भी जुड़ पाए हैं, उनका भी धन्यवाद। और हमारे अंत में जो मेन है वो हमारे बच्चे हैं जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू सर।